इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है कि नहीं, बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसकी वजह से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे हमने पढ़ा था कोहेजन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। यहाँ पे भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हम उसको इमेजिन करेंगे किस तरीके से चीजों को देखना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं जो हमारे पार्टिकल्स को पास पास में बांध के रखते हैं। जैसे सॉलिड है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर लिक्विड है या फिर गैस, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, बोल सकते हैं कम इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का असली मतलब समझते हैं कैसा। जैसे मान लो पार्टिकल्स, ये एटम सब समझ रहे, क्रिस्टल लैटिस वगैरह पढ़े होंगे ना तुम लोग, लैटिस वैटिस है तो लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके बीच में फोर्सेस लग रहा है आपस में। फोर्सेस इमेजिन करने के लिए हम कैसे फोर्सेस इमेजिन कर सकते हैं, ये मान लो इसको मूव कराएंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आना चाहे, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। और कैसे इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, सोचो हल्का सा, हल्का सा मान लो किसी को मारे तो सारे पार्टिकल बिखर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में रहेंगे सारे पार्टिकल्स, ठीक। तो मतलब इसको इधर चढ़ेंगे तो वापस आ जाएगा, फिर चढ़ेंगे तो वापस आ जाएगा, मतलब कुछ भी इलोंगेशन कंप्रेशन करेंगे ओवरऑल तो वापस अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ऐसा कब होता था, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता था, ब्लॉक को खींचते थे तो वापस अपने स्प्रिंग आता था मेन पोजीशन पे, इधर दबाते थे तो वापस अपने पोजीशन पे आ सकता था। तो मान लेते हैं यहाँ पर के जो फोर्सेज हैं वो कैसे हैं, स्प्रिंग की तरह। इमेजिन करने के लिए कैसे इमेजिन करना है हमको, कि सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो इलोंगेट करता हूं, अगर मैं किसी चीज को, रॉड को ऐसे खींचता हूं, तो भले ये एक पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ना के बराबर, बिल्कुल एकदम नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में। लेकिन ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो अगर सफिशिएंट फोर्स लगाता हूं तो क्या होता है, सारे पार्टिकल्स थोड़े 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 खींचेंगे। अगर थोड़े 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 खींचेंगे तो सारे पार्टिकल्स ओवरऑल हमें दिखेगा कि लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। हम अगर फोर्स इस पे लगाएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अब जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने क्या किया है, डिफॉर्मेशन किया बॉडी में, दबा के या खींच के क्या किया मैंने, डिफॉर्मेशन लगाया। तो एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया वो क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, अब देखो अगर मैं छोड़ दूंगा तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा क्या, यस। वापस अपने पोजीशन पे क्यों आएगा, इसके अंदर भी कोई फोर्स डेवलप हुआ होगा। वो जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है आपस में, उसे बोलते हैं रीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीफॉर्मिंग फोर्स। तो दो तरह के फोर्स होंगे, एक होगा डिफॉर्मिंग फोर्स और दूसरा हो गया रीफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स किसने लगाया, एक्सटर्नल ने। और रिफॉर्मिंग फोर्स कहां से आया, खुद में, इंटरनल में, इंटरमॉलिक्यूलर। रिफॉर्मिंग फोर्स कहां से आया होगा, इंटरमॉलिक्यूलर तो आया होगा। वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात तो कर रहे हैं हम लोग। तो रिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो स्प्रिंग 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 से हम दिखा रहे हैं, तो स्प्रिंग को खींचते तो वापस उसके अंदर फोर्स आता है। अच्छा, अगर गौर से देखा जाएगा तो ये दोनों क्या इक्वल होने चाहिए, हाँ, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स और रिफॉर्मिंग फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसी भी टाइम पे अगर देखा जाएगा बॉडी का इलास्टिक है तो क्या बोलेंगे, इक्वल होंगे। इसी प्रॉपर्टी को, अपने शेप को डिफॉर्म करने के बाद अपने शेप को वापस से रीगेन करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो डायग्राम बना लो और इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखो। पढ़ा, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन क्या है, ऐसा लिखाने जो नहीं, पढ़ते जाओ, उसमें इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पढ़ो जोर से। The property of the body during equilibrium is original shape, configuration, the shape, size after removing the external deforming forces for elasticity. समझ गए, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बॉडी को अगर डिफॉर्म किया जाता है किसी भी तरीके से, शेप में, साइज में, दबा के, मरोड़ के, कुछ भी करे, खींच के, अगर कुछ भी खींच करके उसका शेप को डिफॉर्म किया जाता है, तो वो डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एक बेसिक सा सवाल है तुम्हारे लिए कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर, कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि इलास्टिक ज्यादा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। रुको ना, डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू रिफॉर्मिंग फोर्स कब तक होगा, जब तक इलास्टिसिटी होगा, जब तक इलास्टिक होगा। ठीक है,
अब देखो, मैं अगर मान लो 2 न्यूटन फोर्स रबर बैंड में लगाऊं तो मस्त खिंच जाएगा, अच्छा खासा दिखना विजिबल खिंच जाएगा। 10 न्यूटन लगाऊं तो कुछ ज्यादा खिंच जाएगा, उसके लगा टूटने वाला हूँ। 20-30 न्यूटन लगा दूं तो वो जाएगा, टूट जाएगा। 20-30 न्यूटन जब हम स्टील के रॉड पे लगाते हैं तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता, उस पे 50, 100, 200, 400 न्यूटन लगा दो तो कितना सा इलॉन्गेशन होगा, और 200-400 न्यूटन को सहने के बाद ही वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। समझे? तो ज्यादा इलास्टिक कौन हुआ यहाँ पे? स्टील। स्टील इज वे मोर इलास्टिक। इलास्टिक है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी अपने पोजीशन पे आ जाए। इसमें तो तुरंत 10-20 न्यूटन पे उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आ गया था, टूट गया था, तो इलास्टिक कैसे हुआ? ज्यादा इलास्टिक कौन हो गया? स्टील, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी वो अपने पोजीशन पे वापस, ये है। तो विच इज मोर इलास्टिक? स्टील। ठीक है, तो स्टील इज वे मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, याद रहेगा, स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक होता है रबर से। उसके पीछे सारे मेटल के रबर ज्यादा हो। हाँ, सारे मेटल ज्यादा हैं, मेटल तो ज्यादा होते ही हैं। ठीक, वाट में ज्यादा होता है ना, वाट में ज्यादा वाट तो ग्लास किसमें? वाट, हाँ वाट क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इलास्टिक क्यों होगा? तो टूट जाता है फट से। कांच हो कैप्चर देखो इसमें डेफिनेशन वगैरह पढ़ो। रिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से अंदर में भी एक फोर्स आता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिफॉर्मिंग फोर्स। उसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको रिस्टोरिंग फोर्स भी अक्सर बोलते हैं। इन सबसे छोटे छोटे थ्योरेटिकल सवाल आते हैं तुम्हारे, ठीक? अगर आ जाएंगे नोटशीट वगैरह में देखेंगे थ्योरेटिकल, तो इस तरीके से बोल देना, ठीक? अच्छा, अभी स्ट्रेस डिफाइंड है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, दिमाग पे स्ट्रेस आ गया होता है ना, बोल दो ना। स्ट्रेस, ठीक है, हमने प्रेशर पढ़ा, फोर्स पढ़ा, एरिया पढ़ा, इसी तरह का प्रेशर टाइप का ही एक टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोनों तो बराबर ही है, दोनों तो बराबर होता है ना। डिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग तो हमेशा बराबर होता है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिफॉर्मिंग फोर्स आर ऑलवेज इक्वल, ट्रू और फॉल्स? यस, इलास्टिक लिमिट के अंदर जब तक वो बॉडी इलास्टिक लिमिट इलास्टिसिटी शो कर रहा है तभी तक डिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रेस जो डिफाइन करेंगे इलास्टिक लिमिट में डिफाइन करेंगे उसके अंदर। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेस किसमें डेवलप हो रहा है? बॉडी के अंदर। वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से डेवलप हो रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड रिफॉर्मिंग फोर्स एज व्हाट? सॉरी, स्ट्रेस एज रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, केजी ठीक है, ये हो जाएगा ना। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स होता है, अपॉन मीटर स्क्वायर करते हैं तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और बोल सकते हैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात। अब स्ट्रेस जो होता है 2-3 तरीके का होता है। स्ट्रेस जो है 2-3 तरीके का, वही हमें हमें समझना यही है। स्ट्रेस 2-3 तरीके का, स्ट्रेन 2-3 तरीके का, उसके हिसाब से तुम्हारा जो उसका रेशियो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, मॉडुलस ऑफ तुम्हारा क्या कहते हैं इलास्टिसिटी, ये 2-3 तरीके का, यही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। और एक ग्राफ, मेन यही है। ठीक है, मेन जो कहानी यही है। अगर बैठाया जाए, सिर्फ बताया जाए बेसिक बिना क्वेश्चन के, तो 15 मिनट का भी चैप्टर नहीं है। चीजें बताई जाए एक साथ, अगर थोड़ा भी आइडिया पहले से हो बच्चे को, तो 15 मिनट से ज्यादा का चैप्टर नहीं है ये। अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी कराता रहूंगा, तो देखो अच्छे से समझो। लॉन्गिट्यूडिनल स्पेस या फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ अपॉन है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा 2f अपॉन ए होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, हम एक सरफेस एक जगह पे ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एफ अपॉन ए ही लेंगे, ऐसे एफ 2f मत ले लेना। इस पे नेट फोर्स क्या है? एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है।
किसी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी पे हर तरफ नेट फोर्स 0 है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? शेप चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है। वो जो शेप चेंज कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, कितना चलेगा क्या करेगा। तो ये बेसिकली हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो तरीके का होगा, एक होगा टेंसाइल स्ट्रेस और एक होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे ये वाला देखो, इसमें जो स्ट्रेस आ रहा है, ये जो स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो रहा है वो कैसा हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस। और मान लो ऐसा है कि दोनों साइड से दबा दिया जाए, ऐसा फोर्स लगा के दोनों साइड से दबा दिया जाए, तो ये कैसा, इसके अंदर कैसा डेवलप होगा? इसमें क्या होगा? इसमें एलोंगेशन होगा ना, और इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, तो इसमें कैसा आएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये दोनों किसके टाइप हैं? लॉन्गिट्यूडनल के ही टाइप हैं। हर केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? एफ अपॉन ए। एफ कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया लिखते जाओ फटाफट। दूसरा लिखो शियर स्ट्रेस। अक्सर स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं? स्ट्रेस को दिखाते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं? सिग्मा, ये वाला सिग्मा। इसको कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से, ठीक है। दूसरा लिख लो शियर स्ट्रेस। मान लो जैसे शियर स्ट्रेस कब आ रहा है? जैसे मान लो ये हमने क्या किया, ऐसा मान लो स्पंज वगैरह ले लो, या फिर अपना वो दो वही, हाँ हाँ, मान लो इसको मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, वापस अपनी जगह पे आ रहा नहीं आ रहा? ये अपनी जगह पे आ रहा है, ये अपनी जगह पे आ रहा है। ये जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा हूँ मैं, दैट इज आवर शियर स्ट्रेस। ऐसे मोड़ रहा हूँ ना, ये जो है ये शियर स्ट्रेस हो रहा है। तो फोर्स कैसे लग रहा है बोलो? टेंजेंशियल लग रहा है सरफेस के। ये अगर सरफेस हो तो इसके सरफेस के टेंजेंशियल लगा रहा है ना फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स। तो शियर स्ट्रेस कैसे डिफाइंड होगा? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स। जैसे मान लो ऐसे है एक बॉडी ऐसे, ठीक। अब इसको क्या किया मैंने? ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाने वैसे इस पे क्या होगा बताओ? इस वजह से एक टॉर्क लगेगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, मैं ज्यादा विजिबल दिखा रहा हूँ, थीटा, ठीक है। ये मान लो एरिया ऑफ सेक्शन ए है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कैसा फोर्स है? ये एफ टेंजेंशियल। तो यहाँ शियर स्ट्रेस कैसे डिफाइंड होगा? एफ टेंजेंशियल अपॉन, ठीक है, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसा होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। मान लो इतना बड़ा सा बॉडी है, इस पे हर तरफ से ऐसे फोर्स लगाया जाए, हर तरफ से ऐसे फोर्स लगाया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे ना, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसमें। तो ये जो लग रहा है इसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगर बात करेंगे तो क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर। अरे हर तरफ से लगने वाला चीज क्या है? प्रेशर ही तो है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? प्रेशर, हर तरफ से लग रहा है, सब तरफ से। वो क्या कर रहा है? पूरी तरफ से नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन वो क्या कर रहा है? ओवरऑल वॉल्यूम कंप्रेस कर दे रहा है। अगर अंदर से लग रहा है तो एक्सपैंड कर दे रहा है। जैसे बलून भरेंगे तो क्या होता है? बलून से अंदर से ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं ना, तो एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। वही अगर थोड़ा छोड़ दो तो कंप्रेस हो जाता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है कि नहीं? अरे समझे? कोई दिक्कत है? ठीक है। स्ट्रेस समझिए, अब स्ट्रेन समझते हैं। स्ट्रेस क्या हुआ? समझे स्ट्रेस का मतलब? समझे स्ट्रेस किसी भी चीज में डेवलप हो रहा है, 3 तरह का स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, ठीक। स्ट्रेन, अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बेसिकली चेंज है। हम स्ट्रेन किस किस कैसे दिखाते हैं? जैसे इसमें कुछ कुछ चेंज आ रहा है ना, सब में कुछ कुछ शेप में चेंज आ रहा है, उस शेप चेंज के मीजर को बेसिकली हम कह सकते हैं स्ट्रेन। और कैसा आता है? परसेंटेज चेंज टाइप आता है, रिलेटिव चेंज टाइप आता है, ठीक है। चेंज अपॉन ओरिजिनल। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो स्ट्रेन का 3 टाइप है, देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट। तो पहला स्ट्रेन का पहला टाइप क्या होगा? स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन कैसा है? यूनिटलेस। पहले तो बात, स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस है। ये क्या बताता है? शो रिलेटिव चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एटसेट्रा, ठीक है। लेंथ और वॉल्यूम वगैरह में चेंज दिखाता है।
ठीक, तो स्ट्रेन पहला टाइप क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये सेम डायग्राम बनाए थे यहाँ पे। ये मान लो दोनों साइड फोर्स लगाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, लेंथ एल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कुछ चेंज आ जाएगा। इसमें चेंज कितना आएगा? कुछ तो डेल्टा एल चेंज आ जाएगा, दोनों साइड से चेंज आएगा, मैं एक ही साइड दिखा रहा हूँ। ठीक, मान लो ये डेल्टा एल चेंज आ गया, तो स्ट्रेन कैसे डिफाइंड होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे डिफाइंड होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। ये सब पूछ देता है बहुत बार, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, दूसरा कैसा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है भाई? शियर स्ट्रेन मान लो वही डायग्राम वापस से बनेगा। इसमें हमने क्या किया? थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ पे किस चीज का कौन है जिम्मेदार? कौन है? क्या चेंज हो रहा है? एंगल घूम रहा है कि नहीं? एंगल घूम रहा है, तो इस एंगल के मेजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। श्योर, शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन इज नथिंग बट थीटा। शियर स्ट्रेन क्या है? ये थीटा है। अगर थीटा को देखा जाए तो बोल सकते हैं tan थीटा, और इसको और क्या लिख सकते हैं? x बाई, समझे? ठीक है, x बाई एल लिख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और कौन सा स्ट्रेन हो जाएगा? थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें x को क्या बोलेंगे? लेंथ है, और क्या? जो एंगल चला है, आर्क लेंथ बोल सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड है क्या उसके लिए? मेरे हिसाब से वही स्ट्रेन, उसी को थीटा को बोलते हैं। थीटा tan थीटा की तरह यूज करते हैं और x बाई एल बोल देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसमें क्या हो जाएगा बताओ? मान लो कोई सा बॉडी है, उस पर हर तरफ से प्रेशर लगाया, तो वो क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा उस वॉल्यूम। तो इसमें क्या कुछ वॉल्यूम का चेंज आएगा। ये मान लो पहले बाहर वाला टाइम वॉल्यूम v था और v माइनस डेल्टा v हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ? घटा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखते हैं? अरे ये टर्म तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, तो डेल्टा v कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी राइट डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, डेल्टा v अपॉन v, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, कोई दिक्कत? नेगेटिव आएगा, आगे पता चल जाएगा जब प्रोफेशियल लिखेंगे ना, यहाँ पे अक्सर पता चलेगा ना वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये निगेटिव आ सकता है मोस्ट ऑफ द केस में। बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा अक्सर, तो निगेटिव लिख देंगे। अंदर से प्रेशर लग रहा होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात, कुछ मुश्किल? बिल्कुल नहीं, समझे? बहुत बढ़िया। अभी स्ट्रेन हम सब समझ गए, स्ट्रेस हम समझ गए। ठीक है, सारे तरह का स्ट्रेस समझ गए, सारे तरह का स्ट्रेन समझ गए। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन कैसे बनाया जाए। स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन कैसे बनाया जाए? तो इंपॉर्टेंट था हुक्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे हुक, HOOKE, हुक। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस हम लगाते हैं या स्ट्रेन करते हैं? हम लोग जो लगाते हैं वो क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट जो कर सकते हैं डायरेक्टली, वो क्या कर सकते हैं? स्ट्रेन। हम 1 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, 2 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, 3 सेंटीमीटर खींच सकते हैं। तो जितना भी हम खींच रहे हैं या कितना भी हम दबा रहे हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो कैसे, वो क्या चेंज लाएगा? वो बॉडी के अंदर स्ट्रेस में चेंज लाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नोट्स देखते रहो सब लोग। ठीक है, नोट्स देखते रहो ना तुम भी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर लिख नहीं रहे हो तो नोट्स देखो। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ में क्या बोला? हुक्स ने क्या बोला? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इसका मतलब क्या हुआ? कि स्ट्रेस और स्ट्रेन विल बी कांस्टेंट। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी कांस्टेंट। और हाँ, ये बात कब तक के लिए सत्य है? विद इन इलास्टिक लिमिट। Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain within elastic limit. ठीक,
and this ratio of stress and strain is constant. This ratio of stress and strain is constant, and this ratio is defined as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. This ratio of stress and strain is defined as modulus of इलास्टिसिटी. याद रखना क्या बोल रहा मैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है. ये समझ में आया नहीं सबको, कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल सी बात है. अब बताओ, 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े हैं, उसमें 3 तरह के स्ट्रेन पढ़े हैं, तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह के आएंगे? 3. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग बोल देंगे क्या, यंग्स मॉडुलस. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बोल देंगे, बल्क मॉडुलस. शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन को क्या बोल देंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, या फिर अक्सर बोलते हैं शियर मॉडुलस, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मॉडुलस रिजिडिटी इज अ बेटर टर्म और अक्सर यूज होता है. ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेते हैं. सबसे पहले लिखा देता हूं, देखो, अकॉर्डिंग टू Hooke's law, stress is directly proportional to strain, and stress upon strain is some constant, and this constant is known as modulus of and this thing comes in 3 parts. Comes in 3 parts. पहला कौन सा, यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस क्या बोला, अगर एक रॉड है उसको खींच रहे हैं दोनों साइड से एफ फोर्स लगा के, और उसमें लेंथ इंक्रीज हो गया डेल्टा एल. लेंथ था ओरिजिनल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ए. ठीक है, तो इस पे यंग्स मॉडुलस जो डिफाइंड है वो कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो यंग्स मॉडुलस को दिखाते हैं हम y से, एंड y विल बी रिटन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल बाई. यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, अब इसको तोड़ मोड़ कर सकते हैं, डेल्टा एल इधर है, वाई उधर डाल देगा, एल पूछ देगा, एफ पूछ देगा, यहाँ से और क्या आ सकता है, फोर्स पूछ देता है, फोर्स अपॉन एरिया पूछ देता है. फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, बाई डेल्टा एल बाई एल. तुमसे अगर यहाँ से फोर्स पूछ सकता है, फोर्स क्या हो जाएगा, बाई डेल्टा एल ए बाई एल. ठीक है, सब तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं. ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट अगर देखा जाए तो क्या होगा बताओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट क्या होगा बताओ. स्ट्रेस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेन का तो कुछ था ही नहीं, तो आ गया इसका भी यूनिट क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और प्रेशर स्ट्रेस, सबका यूनिट सेम है. सबका यूनिट क्या है, सेम. ठीक, बहुत बढ़िया, कितना समझ में आया. अब देखो शियर स्ट्रेस की कहानी. स्ट्रेस तीसरी बार डायग्राम बनाने जा रहे हैं, इसलिए इतनी बार हो जाता है कि याद अपने आप हो जाता है. ठीक है, ये मान लो थीटा है, ये क्या हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एक्स. तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसको अक्सर किसे दिखाते हैं, ईटा से. इसको किसे दिखाते हैं, वाई या गामा से. ठीक है, तो ईटा को क्या लिख लेंगे, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. तो ईटा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या है बताओ, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया अपॉन थीटा. सिंपल, कोई दिक्कत. सबसे कम क्वेश्चन इधर से आते हैं, सबसे क्वेश्चन ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं इधर से. ठीक है, इधर से आ सकते हैं, उधर से सबसे ज्यादा वहां से. तीसरा आ जाएगा तुम्हारा बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस और चैप्टर में मिला के आता है, थर्मो और साउंड मिला के, थर्मो और साउंड में उसका इस्तेमाल आता है. ठीक, बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस क्या होता है, कुछ चीजें बताऊंगा भी याद रखना.
एक्सेस प्रेशर कुछ लगाया मैंने बाहर से क्या लगाया, डेल्टा पी लगाया, प्रेशर तो था कुछ ना कुछ, अब मैंने एक्सेस प्रेशर लगा, उसके वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, पहले V था अब V माइनस डेल्टा V हो गया, ठीक। लेकिन बल्क मॉडुलस कैसा टर्म होगा, पॉजिटिव टर्म होगा, है कि नहीं, बल्क मॉडुलस तो पॉजिटिव टर्म होगा ना, बल्क मॉडुलस कैसे लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना हो गया, P, है ना। बेसिकली एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे थे, तो एक्सेस प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा P। हम एक्सेस प्रेशर पॉजिटिव अगर लगाए हैं बाहर से एक्सटर्नल, तो डेल्टा V बाई V क्या हो जाएगा, निगेटिव टर्म आएगा, तो निगेटिव टर्म डेल्टा V बाई V आ गया, लेकिन V तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक माइनस लगाते हैं। अच्छा इसका उल्टा सोचो, डेल्टा P अगर नेगेटिव मतलब बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम है, तो डेल्टा P नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा V बाई V पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए, बल्क मॉडुलस तो पॉजिटिव है ना, इसलिए हमेशा यहाँ पे एक माइनस रहेगा, डेल्टा P डेल्टा V बाई V। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। एक और इससे रिलेटेड एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बहुत बार क्वेश्चन में देता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय बल्क मॉडुलस, बस समझे, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल। तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यूनिट डायमेंशन का इससे क्वेश्चन पूछेगा, दिक्कत होगी क्या कभी, इसको तो छाप ही लो, बता दो एक बार, इसको तो छापो सब लोग।